हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोएम द रेन ऑन द रूफ। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, हैव यू एवर लिसन द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। कि जब बादल आकाश में छा जाते हैं, एकदम काले बादल, एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग, और जैसे ही बारिश होती है, हैव यू एवर लिसन द पैटर, तो बारिश की बूंदों के जो गिरने की आवाज़ होती है, जो सॉफ्ट रेन होती है ऑन द रूफ, जो छत पे गिरती है, क्या आपने कभी इसको सुना है ध्यान से? वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर। और जब आप वर्षा की इस तरह की जो आवाज़ सुनते हो, धुन सुनते हो, मेलोडी सुनते हो, तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार उस समय आते हैं? वॉट रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़िए और यह तलाश करने के लिए कि वर्षा को सुनते हुए कवि ने क्या स्वप्न देखा, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मिरेकलियस टाइम होता है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और जो साउंड आती है, तो कभी हम उसको सुने और उस चीज़ को फील करें। तो फर्स्ट स्टैंजा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर all the starry shivers and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. This is our first stanza of the poem that is written by Coates Kinney. इसके अंदर जो टफ वर्ड्स हैं, फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी या नम कह सकते हैं हम। शैडोज़, यहाँ पे बादलों को रिफ़र कर रहे हैं। होवर, यहाँ पे मंडराना है, यानी जब बादल हमारे आकाश में मंडराते हैं। स्टेरी शिफर्स का मतलब होता है तारागण, जितने भी नभ के अंदर तारे होते हैं, दैट इज़। मेलंकली का मतलब होता है उदास। ब्लिस का मतलब होता है परम सुख। चैम्बर का मतलब होता है कमरा। पैटर का मतलब होता है जो बूंदों के पट गिरने की जो साउंड होती है वो। ओवरहेड, ऊपर। तो अब इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करें कि जब तारों भरे आकाश में, या कहें कि जब तारों भरे संपूर्ण गोल क्षेत्र आकाश में नभ मंडराते हैं, बादल मंडराते हैं, और उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा रूपी अश्रुओं से रोता है, तो जो उनका टॉकेज जो कक्ष में बिछे बिस्तर के तकिए को दबाने, अर्थात उस पर लेटने में, और लेटे हुए ऊपर छत पर हल्की वर्षा की पटपट सुनने में कितना परम सुख है। यानी विद द हेल्प ऑफ दीज पोएम the poet expressed that when all the humid shadows hover all over the skies and the clouds bring started the rain, and the sound of the raining drops, or we can say the patting of the drops on the cottage. cottage का मतलब होता है कि जो जिस पे टिन शेड लगा हुआ होता है, उस चैम्बर पे जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वो साउंड हमें सुनाई देता है, और उसको सुनना और उस चैम्बर के अंदर बेड पे लेटना और उस साउंड को सुनना और उसे फील करना, इट्स अ वेरी प्रीशियस मोमेंट फॉर द पोएट। एवरी टिंकल ऑन द शिंकल हैज़ एन इको इन द हर्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसी इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, and as I listen to the patter or the rain upon the roof। तो फर्स्ट मैं आपको इसमें टफ वर्ड्स जो हैं वो बताती हूँ।
टिंकल का मतलब है टन टन की जो साउंड होती है। शिंगल्स छत की लकड़ी की जो टाइल्स हैं उनका। इको का मतलब गूंज। फैंसीज का मतलब है कल्पनाएं। बीइंग का मतलब है व्यक्ति। रिकलेक्शंस का मतलब है स्मृतियाँ, यानी जो हमारे थॉट्स हैं। वूफ ताना बाना। वीव बुनना। अब हिंदी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैं छत पर वर्षा की पटपट सुनता हूँ तो छत की लकड़ी की जो टाइल्स हैं पर प्रत्येक टन टन दिल में गूंजती है। यानी जब बारिश की बूंदें छत पे गिर रही हैं और वो जो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कवि के दिल को छू जाती है और हज़ारों स्वप्न कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं। यानी उस समय जो कवि है वो सपनों में खो जाता है, अपने थॉट्स में खो जाते हैं। यहाँ कवि जो है स्वप्न लेता सा प्रतीत होता है कि कवि बिल्कुल अपने सपनों में खो जाता है, वो उन ड्रीम्स में खो जाता है जो उन साउंड्स को सुनने के बाद उसके दिमाग में आ रहे हैं। और हज़ार यादें अपना हवाई ताना बाना बुनने लगती हैं। यानी जो हम ये कहें कि जो रिकलेक्शंस हैं हमारे थॉट्स का वो वहाँ पे कवि के अंदर घूमने लगता है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें करें कि तो प्रकृति का जो संगीत जो है वो हमारे हृदय को झिंगुर कर सकता है, हमारी स्मृतियों को तरोताज़ा कर देता है। इट मीन्स द साउंड दैट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, इट्स रिफ्रेश आवर माइंड एज वेल एज आवर हार्ट. So with the help of these lines, the poet has to be expressed that all the sound which has to be produced by the nature during the time of the rain, when it's tapping on the roof, and then that moment he has to be go through his all the recollection that has to be made by the poet, and he forgotten himself and he wants to be feel every beautiful sound or every melodious sound that has to be produced on that time by the nature, and he lost himself in the sweet memories. Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to see this refrain which is played upon the shingles by the patter of rain. अब यहाँ पे टफ वर्ड्स हैं। अगम जो है बीते हुए, जो जा चुके हैं, समय बीत चुका है। रिगार्ड का मतलब निहारना। एयर का मतलब है लिस्ट। फिर एयर का मतलब है इससे पहले। लिस्ट का मतलब है सुनना। रिफ्रेन का मतलब है टेक। तो यहाँ कवि जो है स्वप्न में फिर लीन है और कहता है कि मेरी स्मृति में अब मेरी माँ आती है। दैट इन हिज थॉट्स हिज मदर इज़ कमिंग। जैसे कि बीते हुए वर्षों में वह किया करती थी कि उषा काल में, यानी कि मॉर्निंग का जो समय होता है, उन्हें छोड़ने से पूर्व वह अपने प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को निहारा करती थी। अरे मैं उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि को मुझ पर अनुभव कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इस टेक प्रकृति के संगीत को सुन रहा हूँ जो कि छत की लकड़ी की टाइल्स पर वर्षा की पट द्वारा उत्पन्न की जा रही है। यानी यहाँ पे जो इसका भावार्थ है वो क्या निकलता है कि माँ सदैव संपुष्ट करती है, चाहे वह जन्म देने वाली हो या पालने वाली धरती माँ हो। उसका स्मृति में रहना व आना सत्य ही है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन द पोएट एक्सप्रेस his motherly love, that how she is careful for him and she always gone in the dreams, कि वो किस तरह से अपनी कल्पनाओं में गुम रहती थी। शी लेफ्ट डम टिल द डाउन। आई फील, मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ में है। चाहे माँ कोई भी हो, बर्थ देने वाली हो या हमें केयर करने वाली हो, चाहे हम धरती माँ की ही बात क्यों ना कर रहे हो, एवरी मदर, एवरी नेचर हैज़ टू बी ब्यूटिफुल। सो कवि ओवरऑल यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इस पूरी कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है कि हमें नेचर के साथ में हमेशा अटैच होना चाहिए और नेचर की जो ब्यूटीज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें हमें फील करना चाहिए, बिकॉज दीज फीलिंग्स आर रियली वेरी प्रीशियस
or memorable. So don't miss them, enjoy them, and you have to be feel good when you have to be realize them, thought them, dream them. So I hope students that you all have to be understand this poem. Now thank you for watching.